Hello student, Assalamu alaikum. This is Laiba Tariq, your biology instructor from tutorial.pk. Today we are doing a brief overview of your chapter 4, that is the bioenergetics. Before starting the chapter, let's imagine something. Imagine करें कि आप साइकिल चला रहे हैं. क्या आप साइकिल चला सकते हैं without pedaling it? क्योंकि अगर हम पैडल नहीं चलाएंगे तो साइकिल नहीं चलेगी. इसी तरह अगर हम गाड़ी में पेट्रोल नहीं डलाएंगे तो गाड़ी नहीं चलेगी. Because every object in the universe, whether it's living thing or non-living thing, need energy to work. Living things cannot grow, reproduce, or live without the supply of energy. On daily basis, thousands of chemical reactions are happening in your body. और ये सारे reactions energy required करते हैं. तो इस study को, the quantitative study of these energy relationship in biological system is known as bioenergetics. और bioenergetics में दो processes बहुत important हैं. One is the photosynthesis जिसमें एनर्जी क्रिएट होती है एंड सेकेंड इज द रिस्पिरेशन जिसमें एनर्जी यूज होती है. अब आप देखिए सारे एनिमल्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं प्लांट्स पे फॉर देयर फूड बिकॉज प्लांट इज द ओनली लिविंग थिंग दैट हैज द एबिलिटी टू कन्वर्ट दिस एनर्जी पुअर मॉलिक्यूल्स इनटू एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स और इस कन्वर्जन को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं. केमिकली बात करें तो फोटोसिंथेसिस इज एन ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होता है टू फॉर्म द ग्लूकोज. और अगर मैं इस पूरे रिएक्शन को समराइज करूं वन इक्वेशन में तो ये इस तरह बनेगी कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टू गिव ग्लूकोज मॉलिक्यूल एंड ऑक्सीजन. फोटोसिंथेसिस के अगर हम नाम को देखें तो इट इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स. फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स टू क्रिएट. सो सनलाइट के बगैर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो सकता. हम सब सनलाइट को एंजॉय करते हैं. एनिमल्स भी सारा दिन सनलाइट में घूम रहे होते हैं और हम सब पानी पीते हैं, लेकिन उसके बावजूद हम क्यों नहीं फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर सकते? द रीजन इज दैट क्योंकि हमारे पास वो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स नहीं होते जो कि लाइट एनर्जी को स्टोर कर सकें. पिगमेंट्स इज एनी सब्सटेंस दैट स्टोर द लाइट एनर्जी. हायर प्लांट्स में ये पिगमेंट दो तरह के होते हैं, क्लोरोफिल और केराटिनॉइड्स. क्लोरोफिल आप सबने नाम सुना हुआ है. क्लोरोफिल इज द ग्रीन पिगमेंट जो कि प्लांट्स के अंदर होता है. और क्लोरोफिल का अगर हम स्ट्रक्चर को देखें, उसके केमिकल स्ट्रक्चर को देखें तो वो दो चीजों पे है, हेड और टेल. हेड उसकी एरोमेटिक पोर्फिरिन रिंग सिस्टम है और उसके बीच में मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट होता है. क्लोरोफिल हमारे पास दो टाइप्स के हैं, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी. इन दोनों के अंदर जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि इन दोनों की लाइट एनर्जी की एब्जॉर्बेंस एबिलिटी चेंज होती है. यानी क्लोरोफिल ए डिफरेंट लाइट स्पेक्ट्रम को एब्जॉर्ब करता है और क्लोरोफिल बी डिफरेंट लाइट स्पेक्ट्रम को एब्जॉर्ब करता है. फिर बात करते हैं क्लोरोफिल के बाद एक और पिगमेंट की. क्लोरोफिल प्लांट्स को ग्रीन कलर देते हैं, लेकिन कैरोटीनॉइड्स जो होते हैं ये बेसिकली येलो, ऑरेंज, रेड और ब्राउन पिगमेंट्स होते हैं. और ये आपको उस टाइम नजर आते हैं जब प्लांट्स जो होते हैं वो फॉल के टाइम पे आता है, यानी कि प्लांट्स जो है वो अपने लीव्स को शेड कर रहे होते हैं. सो कैरोटीनॉइड्स आर द एक्सेसरी पिगमेंट्स अलॉन्ग विद द क्लोरोफिल बी बिकॉज दे एब्जॉर्ब द लाइट एनर्जी एंड ट्रांसफर इट टू द क्लोरोफिल ए. हमारे पास दो टाइप की कैरोटीनॉइड्स हैं, ज़ेंथोफिल और कैरोटीन्स. ये सारे पिगमेंट्स कंबाइन होते हैं टू फॉर्म द फोटोसिस्टम. फोटोसिस्टम जो है बेसिकली फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट हैं जो कि क्लस्टर ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट से बने हुए होते हैं. हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं, फोटोसिस्टम 2 जिसे हम PS2 कहते हैं एंड फोटोसिस्टम 1 जिसे हम PS1 कहते हैं. अब हम वापस रिएक्शन की तरफ आते हैं. रिएक्शन में हमारे पास दो रिएक्टेंट थे, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर. कार्बन डाइऑक्साइड एयर के अंदर प्रेजेंट होता है, प्लांट्स इजीली उन्हें ले सकते हैं और यही आपके ऑर्गेनिक मैटर का सोर्स होते हैं. और फिर हमारे पास आता है पानी. पानी जो है वो प्लांट्स रूट्स के थ्रू लेते हैं और इसका बेसिक पर्पस ये है कि पानी प्लांट्स को हाइड्रोजन आयन और इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड कर रहा होता है. अब हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस की. फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हम दो फेजेस में डिवाइड करते हैं, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन. लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन और इंडिपेंडेंट रिएक्शन को डिस्कस करने से पहले आप सब क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर को देखें because it is the place where all these phases happen. क्लोरोप्लास्ट के अंदर दो रीजन्स हैं, थैलाकॉइड और स्ट्रोमा. थैलाकॉइड के अंदर आपके लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होता है और स्ट्रोमा के अंदर आपका लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन होता है. लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन की बात करते हैं. लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन का एक ही पर्पस होता है कि वो NADPH मॉलिक्यूल और ATP को यूज करते हुए लाइट एनर्जी को स्टोर कर लें. यानी कि लाइट कार्बन डाइऑक्साइड को कंबाइन करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उस एनर्जी को स्टोर करने की जिम्मेदारी लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में होती है. इस बात को समझने के लिए आप इस एग्जांपल को देखें कि हम सब के घर में डेली वाटर सप्लाई आती है,
लेकिन अगर हम इस पानी को टैंक्स के अंदर स्टोर ना करें तो हमारा पानी जो है वो यूज के काबिल नहीं रहता, हम पानी को इस्तेमाल नहीं कर सकते। बिल्कुल इसी तरह प्लांट्स जब तक लाइट एनर्जी को स्टोर ना करे एटीपी और NADPH में, वो प्रोसेस अपना कंप्लीट नहीं कर सकते, यानी लाइट एनर्जी को डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। द प्रोडक्शन ऑफ ATP ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन इज नॉन एज फोटोफॉस्फोराइलेशन, और इस मैकेनिज्म को हम केमियोस्मोसिस कहते हैं। फोटोफॉस्फोराइलेशन प्लांट्स के अंदर दो तरीकों से होती है, नॉन साइक्लिक और साइक्लिक। नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन ये वो फॉस्फोराइलेशन है जो कि रेगुलर बेसिस पे होती है और तमाम प्लांट्स के अंदर डेली बेसिस पे हो रही होती है। अब आप डायग्राम में देखें कि सबसे पहले फोटोसिस्टम 2 लाइट अब्सॉर्ब करता है, एंड ऑन अब्सॉर्बिंग द लाइट इट गॉट एक्साइटेड एंड फ्लो टू द फोटोसिस्टम 1 वाया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। जब इलेक्ट्रॉन फोटोसिस्टम 1 में पहुंचते हैं तो वो फिल करते हैं इलेक्ट्रॉन होल्स को, क्योंकि फोटोसिस्टम 1 के इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक्साइट हो चुके होते हैं और वे एक्सेप्ट होते हैं बाय द सेकेंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और वो फाइनली रिड्यूस कर देते हैं NADP को टू दी NADPH, और इस फ्लो को फैसिलिटेट करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। जब इलेक्ट्रॉन फोटोसिस्टम 2 से मूव करेंगे तो इट विल क्रिएट द होल्स, और ये होल्स डेफिशिएंसी को फुलफिल करेगा वाटर। वाटर विल स्प्लिट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड वाटर स्प्लिटिंग एंजाइम टू गिव इलेक्ट्रॉन टू द फोटोसिस्टम 2, और इस प्रोसेस को हम फोटोलिसिस कहते हैं। अब हम आ जाते हैं साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में। मैंने आपको बताया कि प्लांट्स जो हैं वो NADPH और ATP के मॉलिक्यूल्स को क्रिएट करते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि NADPH के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाते हैं और ATP के मॉलिक्यूल्स कम प्रोड्यूस होते हैं। फिर प्लांट्स ATP के मॉलिक्यूल्स की डेफिशिएंसी को कैचअप करने के लिए क्रिएट करते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन के अंदर प्लांट्स जो हैं वो फोटोसिस्टम 1 को इन्वॉल्व करके ATP को प्रोड्यूस करेंगे until and unless ATP सप्लाई कैच अप दी डिमांड। इसके बाद हम वापस आते हैं लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस पे। ये रिएक्शन कन्वर्ट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल को टू द कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल यूजेस द एनर्जी फ्रॉम ATP एंड NADPH। ये डार्क रिएक्शन जो होते हैं उनको इन्वॉल्व करते हैं केल्विन साइकिल और C3 पाथवे, हैस्लैक साइकिल और C4 पाथवे। ज्यादातर प्लांट जो है वो C3 पाथवे फॉलो करते हैं, लेकिन कुछ प्लांट जिन्हें हम C4 प्लांट कहते हैं वो केल्विन साइकिल और हैस्लैक पाथवे दोनों को फॉलो कर रहे होते हैं। केल्विन साइकिल बेसिकली फिक्स करता है कार्बन डाइऑक्साइड को टू दी ग्लूकोज मॉलिक्यूल विद द हेल्प ऑफ ATP एंड NADPH। द केल्विन साइकिल इज डिवाइडेड इनटू 3 फेज: carbon fixation, reduction and regeneration of ribulose bisphosphate. In the diagram you can clearly see that जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड राइबोलोस बिसफॉस्फेट के साथ जाकर अटैच होगा वो अनस्टेबल हो जाएगा और वह कन्वर्ट हो जाएगा इनटू 3-फॉस्फोग्लिसरेट, और 3-फॉस्फोग्लिसरेट इस प्रोसेस को हम कार्बन फिक्सेशन कहते हैं क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एंटर हुआ है। फिर उसके बाद बारी आ जाती है रिडक्शन की। रिडक्शन के अंदर 3-फॉस्फोग्लिसरेट मॉलिक्यूल जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, और इस प्रोसेस को हम रिडक्शन कहेंगे। अब हम आते हैं थर्ड फेज विच इज द रीजनरेशन। 5 out of 6 glyceraldehyde 3-phosphate molecules that are created through the Calvin cycle are regenerated to form ribulose bisphosphate molecule। क्योंकि अगर ribulose bisphosphate molecule क्रिएट नहीं होगा तो ये साइकिल दोबारा रिपीट नहीं हो सकता। यहाँ तक हम सबको क्लियर हो गया कि फोटोसिंथेसिस एनर्जी कैसे बनाती है, लेकिन अब हम बात करेंगे कि लिविंग थिंग इस एनर्जी को कैसे यूज करते हैं। इसके लिए वी हैव टू लर्न द सेलुलर रिस्पिरेशन। There are 2 types of respiration, aerobic respiration and anaerobic respiration. पहले हम बात करते हैं anaerobic respiration की। If you look at the word anaerobic, you will see that it is made up of 2 words. An means without and aerobic means the presence of oxygen. So this process is the breakdown of the glucose molecules in the absence of the oxygen. Anaerobic respiration ज़्यादातर microorganisms, muscle cells और higher plants में होती है और इसको हम fermentation भी कहते हैं। एनारोबिक पाथवे 2 तरीकों से होता है, एक तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, दूसरी अल्कोहलिक एसिड फर्मेंटेशन। पहले हम बात करते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की। इट कंसिस्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस फॉलोड बाय द रिडक्शन ऑफ पायरुवेट मॉलिक्यूल बाय NADH टू प्रोड्यूस द लैक्टिक एसिड। ये ज्यादातर एनारोबिक बैक्टीरियाज में हो रहा होता है। फिर आता है हमारे पास अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन ज्यादातर अल्कोहल की प्रोडक्शन में यूज हो रहा होता है और इसके अंदर ग्लाइकोलिसिस जो है वो पायरुवेट में कन्वर्ट होती है और फिर पायरुवेट कन्वर्ट होता है अल्कोहल के अंदर, और ये ज़्यादातर यीस्ट के अंदर होता है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं एरोबिक रिस्पिरेशन को। एनारोबिक रिस्पिरेशन का एक नुकसान ये था कि ग्लूकोज की कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं होती थी, जिसकी वजह से ज़्यादातर एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हो रही थी। और जैसे जैसे प्लांट्स इवॉल्व हुए
जैसे जैसे लिविंग थिंग्स इन्वॉल्व हुए तो उन्होंने अपना मोड चेंज किया फ्रॉम एनारोबिक respiration to aerobic respiration to meet their daily energy supply. Aerobic respiration is defined as the pathway in which the complete oxidative breakdown of organic food into carbon dioxide and water. ये 4 फेसेस में होती है: ग्लाइकोलिसिस, ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट, क्रेब्स साइकिल एंड रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ग्लाइकोलिसिस क्या होता है? ग्लाइकोलिसिस वो प्रोसेस होता है जिसमें ग्लूकोज कन्वर्ट होती है इनटू पायरुवेट। पायरुवेट के मॉलिक्यूल आपने लैक्टिक एसिड और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के अंदर भी पढ़ा था। सो ग्लाइकोलिसिस इट इज द प्रोसेस दैट हैपन इन ऑल टाइप ऑफ सेल, इररिस्पेक्टिव के वो एरोबिक है या एनारोबिक है, क्योंकि इस प्रोसेस के अंदर ऑक्सीजन रिक्वायर्ड नहीं होती और इस प्रोसेस के एंड में आपको 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। उसके बाद आते हैं पायरुवेट मॉलिक्यूल की बारी। ग्लाइकोलिसिस के एंड में पायरुवेट मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है, लेकिन जैसे ही वो माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू एसिटाइल कोएंजाइम ए और इस प्रोसेस को हम ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट कहते हैं। अब बात करते हैं क्रेब्स साइकिल की। आफ्टर ऑक्सीडेशन पायरुवेट इनटू एसिटाइल कोएंजाइम ए, द न्यूली क्रिएटेड मॉलिक्यूल एंटर इन द क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल को हम डिफाइन करते हैं एज द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। यानी यहाँ पे आपका जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है, यानी कि ग्लूकोज की सारी एनर्जी यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है। इस प्रोसेस को हम सिट्रिक एसिड साइकिल और ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ द 9 स्टेप्स जो कि आपकी स्क्रीन पे डायग्राम में नजर आ रहे हैं। पहला स्टेप है सिंथेसिस, फिर हमारे पास होती है डिहाइड्रेशन, फिर हमारे पास हाइड्रेशन होती है जिसके अंदर सक्सिनेट मॉलिक्यूल बनता है, फिर होती है हमारे पास ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन जिसके अंदर हमारे पास अल्फा कीटो ग्लूटारेट बनता है, फिर हमारे पास होती है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन एंड एडिशन ऑफ कोएंजाइम ए, फिर हमारे पास आती है प्रोडक्शन ऑफ एटीपी, 7 पे हमारे पास होती है डिहाइड्रोजिनेशन एंड ऑक्सीडेशन, 8वें पे हाइड्रेशन एंड 9th पे डिहाइड्रोजिनेशन होती है। इस प्रोसेस को भी साइकिल इसलिए कहा जाता है कि आपका जो चीज फर्स्ट स्टेप में इंक्लूड हो रही होती है आपके लास्ट स्टेप में वही चीज प्रोड्यूस हो रही होती है। यानी ऑक्सैलो एसीटेट की जो है वो प्रीकर्सर भी ऑक्सैलो एसीटेट है और आखिरी में भी आपके पास ऑक्सैलो एसीटेट ही प्रोड्यूस होते हैं। क्रेब्स साइकिल के बाद बात आती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की। इट इज अ सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ट्रांसपोर्टिंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम NADH एंड FADH2 टू द मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। ये आपके इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में जो है ये प्रेजेंट होते हैं। इसका बेसिक पर्पस ये होता है कि NADH और FADH2 मॉलिक्यूल्स जो कि क्रिएट हुए हैं ड्यूरिंग द क्रेब्स साइकिल उससे कन्वर्ट किए जाएं ATP के अंदर, और मोस्टली आपके ATP की प्रोडक्शन यहाँ हो रही होती है। You can see in the diagram that the enzymes are arranged in the specific series and the electron that are transporting is finally accepted by the molecular oxygen to form the water. इसके बाद आती है chemiosmosis की बात। Chemiosmosis is the synthesis of ATP molecules with the help of any energy liberated during the oxidation of NADH and FADH2. अगर आप डायग्राम को देखें तो the inner membrane space has the high concentration of proton. So ATP synthase use this gradient to produce the ATPs. अगर आप ATP synthase को देखें तो it is made up of 2 parts, F0 and F1. F0 particles वो हैं जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं एंड देन उससे इनफ एनर्जी क्रिएट होती है जिसकी वजह से ADP ज्वाइन होते हैं P फॉस्फोरस के साथ टू प्रोड्यूस दी ATP, और ये सब F1 पार्टिकल में हो रहा होता है। अब आती है बारी कि समटाइम्स ऐसा होता है कि आपके प्लांट्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो है वो ड्रॉप हो जाता है, जिसकी वजह से प्लांट्स पर कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को इंक्रीज करने के लिए फोटो रिस्पायरेशन स्टार्ट कर देते हैं। फोटो रिस्पायरेशन का नुकसान ये होता है कि इसके अंदर एटीपीज प्रोड्यूस नहीं होते और ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स वेस्ट हो जाते हैं। सो कुछ प्लांट जो कि ट्रॉपिकल रीजन में ग्रो करते हैं उन्होंने अडेप्ट किया फ्रॉम फोटो रिस्पायरेशन टू हैविंग एन एडिशनल मेटाबॉलिक पाथवे जिसको हम हैश-लैग साइकिल या C4 पाथवे कहते हैं। आई होप आपको मेरे आज के बताए हुए टॉपिक्स और कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। दिस इज लाइबा तारिक फ्रॉम tutoria.pk signing off. See you in the next video. Take care. Allah Hafiz.